नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। आज के इस वीडियो में जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जिसमें पूरे 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 100 प्रश्न हिंदी के रहेंगे। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जिस प्रकार से जूनियर शिक्षक भर्ती में 150 प्रश्नों का संग्रह आएगा, उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट उसी सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर जोड़िए और उसके बाद हमारे दिए गए उत्तर से मिलाइए। यदि आप सबके 150 प्रश्न में 115 से सही जाता है, तब जान लीजिए आपकी तैयारी सही चल रही है। तो इस प्रैक्टिस सेट से आप अपने आप को तौल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान का देखेंगे और उसके बाद 100 प्रश्न हिंदी का। तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? यदि आपका आंसर अंबेडकर पर जाता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये जो अंबेडकर साहब थे, ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए इसमें प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपको ध्यान रखना है, हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जबकि अंबेडकर जो थे, ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने है, चारों विकल्पों में से एक चुनना है। रानीगंज कोयला खान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल राज्य में है रानीगंज कोयला खान। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये बताना है कि कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका, जो शैलाश्रय तथा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों वैशाली में हुआ था। ये पूछा जाए किसके शासन काल में हुआ था? तो काला शोक के शासन काल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासन काल में। चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ था कुंडल वन में हुआ था और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो चारों बौद्ध संगीत आपको ध्यान में रखना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी वाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ये आपको बताना है कि कौन संगीत के विरुद्ध था। तो नक्शबंदिया ये संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास। रामदास को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था, और जिसके स्थान पर पूरा अमृतसर शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इन दो विकल्पों में 3 विकल्प दिए गए हैं, एक में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। तो विकल्प में राजा राम मोहन है नहीं, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, जिसने सती प्रथा का अंत भी किया था। तो अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना हुई थी? तो ये आप सबको बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ज़िले में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो जो चंपारण वो हुआ था हिंसा, उसमें एक समिति बनाई गई थी। FG सलाई भी थे, DJ रीड भी थे और महात्मा गांधी थे। उसमें अनुग्रह नारायण को सम्मिलित नहीं किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह रामायण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने है। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहने वाला व्यक्ति था भारत का जो महात्मा कहा जाता है, भारत के पिता कहे जाते हैं, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहे थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, ये बताना आप सबको कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव। BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आप सबको बताना है कि जो प्रारूप समिति गठित हुई थी संविधान सभा के लिए, उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। 7 यहाँ दो विकल्प में दिया है, तो चाहे जो विकल्प सही हो जाएगा, राइट आंसर 7 ही होना चाहिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो उद्देशिका में संविधान संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। यदि 1976 में ये संशोधन किया गया था, आपसे ये पूछ सकता है, बार बार पूछा गया ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है? तो ये राइट आंसर है मुक्त कानूनी सलाहकार। ये मुक्त कानूनी सलाह ये बाद में जोड़ा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये बताना है कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो ताप्ती, माही और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसमें नर्मदा नदी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। बाकी गंगा, गोदावरी, यमुना नदी सब पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। लेटेराइट मिट्टी मिलती है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था, ये बताना है आपको कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। तो माकूम में खोदा गया था, ये असम राज्य में है, ये ध्यान रखना है, असम माकूम में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। एक इस तरह से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा जूनियर शिक्षक भर्ती में। तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये हमारे हर सेट में लगभग मिल जाएगा आप सबको। उसमें हम बताए थे पिछले सेट में कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए अधिक होता है, तो वहाँ इसको हम बता दिए थे। तो नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला भी दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य पूछे तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन, क्योंकि सभी जैव तत्व कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। अगला है करनाल बंट रोग होता है, ये किस खेत में होता है और किस फसल में होता है, ये बताना है। तो फसल का नाम है गेहूँ। गेहूँ की फसल में करनाल बंट रोग होता है, जिसे गेहूँ का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा
का स्रोत क्या है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय संलयन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, ये बताना है। तो ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब हरित गृह की गैसें हैं, जबकि ऑक्सीजन ये नहीं है। अगला प्रश्न है नीति, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिसे नए शैक्षणिक संरचना के आधार पर प्रस्ताव किया गया हुआ है, तो 5+3+3+4 का प्रस्ताव दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कुछ भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो दोस्तों जब प्रतिशत के आधार पे पूछा जाए तो मिजोरम सही हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम सही जाएगा। तो ये जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए उसी का राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वातावरण में आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितने %? तो 78%। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो आप देख सकते हैं धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज़ के थैलों का प्रयोग करना। तो इसका भी वातावरण से प्रभाव है, यानी पर्यावरण से प्रभाव है, वातानुकूलन से भी है और धारणीय से भी है। लेकिन गरीबी कम करना इसका कोई वातावरण से कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गरीबी कम करना। अगला प्रश्न है विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया है? यानी विकास की ओर सबसे पहले किसका ध्यान दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ध्यान गया है। विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो 3892 जनगणना नगरों की संख्या थी, अब बढ़ गई है, लेकिन बात रहेगी 2011 के अनुसार ही अभी, जब तक 2021 की जनगणना नहीं हो जाती। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा के प्रमुख केंद्र हैं कानपुर और आगरा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा और कानपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने हो जाएगा। नोएडा जानते हैं, नोएडा और कानपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा और कानपुर। अगला प्रश्न है आप सबके सामने निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करिए। गलत युग्म चुनना है। कन्नौज में क्या होता है? इत्र और तेल। कन्नौज में इत्र और तेल होता है, तो ये सही है। मिर्ज़ापुर में कालीन होता है, ये भी सही है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आगरा में चाकू और कैंची, यही गलत है। आगरा में चाकू कैंची नहीं बनाए जाते हैं, जबकि चाकू कैंची अलीगढ़ और मेरठ में बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। हमको गलत युग्म चुनना था, तो गलत यही है। अगला है भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है
सिंगरौली जल विद्युत परियोजना ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है। आप सबको बताना है, सोनभद्र जिले में ये उत्तर प्रदेश में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो जयंत एन खोबड़ागड़े, इनको चुना गया है 2021 को केंद्र सरकार द्वारा आसियान में अगले राजदूत के लिए। अगला प्रश्न है 40 नंबर का। हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्रिय बैठक वर्चुअल रूप से कब आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर है 21 जनवरी 2021 को आयोजित की गई है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है भारत में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से क्लब कार्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो किस तारीख को लॉन्च किया गया है ये बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का। 14 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। ये पुस्तक अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, जूनियर शिक्षक भर्ती में आया हुआ है। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? लेखक रट लेना दोस्तों, इस पुस्तक का एकदम जान लीजिए, परीक्षा में पूछा गया है। तो चांदमल कुमावत के द्वारा लिखा गया है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन आप सबके सामने है। इस उपग्रह का नाम आयोगान 33 है। इसे लगभग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है। यह लगभग मार्च कैरियर रॉकेट की 397वीं उड़ान है। तो ये तीनों सही हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। 1 2 3 तीनों सही हो जाते हैं। 44 नंबर है भीमकाय बौना तो प्रतिभाशाली। रीजनिंग का प्रश्न है। भीम का यानी बहुत बड़ा तो बहुत छोटा, तो प्रतिभाशाली यानी बहुत ज्ञानवान, बहुत तेज, तो उसका विलोम क्या होगा? जड़मति। जड़मत मैंने कुछ नहीं जानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़मत। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। यदि BOULDER को किसी कोड भाषा में ZMSJBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं B को लिखा गया है Z, B को लिखा गया है Z, यानी B से कितना पहले आता है A, उसके बाद Z, यानी 2 माइनस किया गया। फिर O के बाद लिखा गया है M, यहाँ भी -2 किया गया। U को लिखा गया S, तो यहाँ भी 2 माइनस किया गया। अर्थात आप सब समझ गए होंगे कि 2 माइनस करके लिख रहा है, तो यहाँ भी आपको 2 माइनस कर देना है। तो E में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। C केवल इसी विकल्प में है, तो हमारा केवल एक ही माइनस करने से आंसर आ गया, क्योंकि C केवल एक ही विकल्प में है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, C यहाँ भी दे देता तो आपको आगे भी जाना पड़ेगा। L माइनस करेंगे, L -2 करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा J, और K -2 करेंगे तो I आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। तो अध्यापक, वकील, न्याय और रसोइया। अध्यापक, वकील और रसोइया ये सब कर्मचारी हैं, लेकिन न्याय ये अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, ये वह है यदि 2J को कोड भाषा में UQECZ लिखा जाता है तो BEFOUR को यानी बिफोर को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में? तो यहाँ आप देख सकते हैं T के बाद U आता है, यानी एक प्लस हो गया।
उसके बाद ओ के बाद क्यू आता है, ओ के बाद क्या आएगा पी क्यू, यानी 2 प्लस किया गया। पहले में 1 प्लस किया गया, दूसरे में 2 प्लस किया गया। अब तीसरे में देखते हैं डी के बाद ई आ गया, फिर 1 प्लस किया गया है, फिर ए के बाद सी आ गया, फिर 2 प्लस, यानी कंटिन्यूअस ये चल रहा है। पहले में 1 प्लस, दूसरे में 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस। तो उसी प्रकार आपको कर देना है। बी में 1 प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा। अब सी यहाँ 3 विकल्प दिया है तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब ई में आप 2 प्लस करेंगे तो ई के बाद आप 2 प्लस करेंगे तो एफ और जी आ जाता है। तो सी के बाद जी किस विकल्प में है, सी के बाद जी इस विकल्प में है, तो जी आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरह से, तो ये राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग जान सकते हैं जो जून का महीना वो 30 का महीना है, तो 30 माइनस 16 आ गया 14, और 14 में 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2, यानी शेषफल 0 बचेगा। 7 दूना 14 पूरा कट जा रहा, यानी 30 तारीख को फिर आपका क्या पड़ेगा शुक्रवार। और जब 30 तारीख को शुक्रवार पड़ जाएगा तो पहला तारीख पड़ेगा अगले महीने का शनिवार, यानी जुलाई शनिवार पड़ेगा। तो आप सबको जान सकते पहली जुलाई शनिवार, तो 7 तारीख जो होगा वो शुक्रवार पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप लोग देख लिए हैं कि 7 जुलाई को शुक्रवार पड़ने वाला है। तो अगला प्रश्न है, कथन विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा कथन है, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता है। निष्कर्ष है, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, ये कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो निष्कर्ष कोई भी तैली नहीं कर रहा है कथन से, इसलिए सी सही हो जाएगा। ना निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही 2 निकलता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, 15 फरवरी 2021 को किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नाइजीरिया के हैं नागोजी ओकोजी इवेला, ये विश्व व्यापार संगठन के दोस्तों ये क्या है महानिदेशक चुने गए हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा जाए तो ये जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ये आपको याद रखना है। तो ये 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के कंप्लीट हुए। अब वीडियो को लाइक और शेयर एक बार तो बनता ही बनता है। अब चलिए हिंदी के 100 प्रश्न देख लेते हैं इसी वक्त। आज की वीडियो का हिंदी का पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ है। तो आप सबको बताना है हिंदी नाटकों के विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाओं से हिंदी नाटकों का विकास क्रम शुरू हुआ है। सन 1900 से 1950 तक की कला अवधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको बताना है 1900 से 1950 की अवधि में कौन से युग के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रसाद युग। इसका राइट आंसर है प्रसाद युग। ये किसके नाम पे पड़ा है, जयशंकर प्रसाद के नाम पे पड़ा है, ये भी आप सबको ध्यान करना है। अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था। तो पहले वो संस्कृत भाषा में था और उसका अनुवाद हिंदी में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। यही पूछा गया है कि किस भाषा से हिंदी में किया गया। इसमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। इसमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाखंड विडंबन। ये मूल नाटक नहीं है क्योंकि ये आपका जैसे संस्कृत से हिंदी में किया गया था उसी प्रकार यहाँ प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है संस्कृत में, उसी का अनुवाद किया गया था भारतेंदु के द्वारा, तो इसलिए इसको मूल नाटक इनका नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने
किस नाम से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु, अंग्रेजी में इसे मर्चेंट ऑफ वेनिस कहते हैं। इसका अनुवाद किसने किया था ये पूछा जा सकता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। किस नाम से? दुर्लभ बंधु नाम से। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? ये बताना है कि श्री चंद्रावली जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है श्री चंद्रावली। इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है ये बताना है। तो सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जबकि कारवां भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है विशस्य विस्मौषधम नाटक के रचयिता का नाम बताना है। 8वें प्रश्न में आपके सामने आ जाता है विशस्य विस्मौषधम नाटक के रचयिता का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9वां प्रश्न है संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाखंड विडंबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाखंड विडंबन। प्रबोध चंद्रोदय का ये संस्कृत में नाटक था। इसका भारतेंदु जी ने अनुवाद किया था किस नाम से? पाखंड विडंबन नाम से। अगला प्रश्न है चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर। विद्या सुंदर के नाम से चौर पंचाशिका नाटक का भारतेंदु जी ने अनुवाद किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की है? तो नहुस एक नाटक है जो भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचा गया है। किस नाटककार के नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जानकी मंगल 1868 में नामक नाट्यकृत के रचयिता कौन है? ये है शीतल प्रसाद त्रिपाठी। शीतल प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है जानकी मंगल। सन आपके सामने है 1868 ईस्वी में। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? तो इसका राइट आंसर है आप सबके सामने 4 विकल्प में एक बताना है। तो इसका राइट आंसर है, बहुत बार आप लोग सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था अंधेर नगरी। तप्ता, संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास तप्ता, संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता माने जाते हैं। संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर के रचयिता कौन हैं? तो ये भी श्रीनिवास दास ही माने जाते हैं। संयोगिता स्वयंवर के नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास। रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रेल का विकट खेल लिखा गया है। अगला प्रश्न है राधा चरण गोस्वामी का कौन सा नायक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? तो बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे। बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे राधा चरण गोस्वामी का नायक पर स्त्री गमन की बुराइयों का उजागर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन हैं? तो अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता हैं, आप सबके सामने 4 विकल्प है, चारों में से एक सही है, आप सबको बताना है। तो आप लोग अपना उत्तर दे लिए होंगे, तो चलिए हम बताते हैं। अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता हैं राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी।
आप लोग वीडियो को रोक करके अपना उत्तर दीजिए और फिर हमारे उत्तर से मिलाइए और देखिए आपका पूरे 150 प्रश्नों में कितना सही जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? तो कौन सा ये नाटक है जो राधा कृष्ण दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती, दुखनी वाला और महाराणा प्रताप ये तीनों राधा कृष्ण दास के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उपर्युक्त सभी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं रहेगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों रचनाएं राधा कृष्ण दास की ही हैं। अगला प्रश्न है, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? तो ये प्रहसन लेखक हैं। ये क्या हैं? प्रहसन लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। आगे है, प्रबंध मंजरी एवं पदम पराग पंडित पदम सिंह शर्मा का निबंध संकलन है। ये तो सही है। विद्या निवास मिश्र एक ललित निबंधकार थे। ये भी सही है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। तो ये भी सही है। तो फिर पहला ही गलत हो जाता है। तो गलत सत्य को ही चुनना है, यानी असत्य जो है उसी को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो आचरण की सभ्यता आप लोग कक्षा 12 में पढ़े ही होंगे। मजदूरी और प्रेम, कन्यादान ये अध्यापक पूर्ण सिंह की रचनाएं हैं, जबकि लज्जा और गलानी ये अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया निबंध है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? तो अभी आपके सामने पूछे प्रश्न था सत्य असत्य वाले में। तो इसका राइट आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह निबंध लाक्षणिक रचनाकार माने जाते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है भावात्मक निबंधकार। भावात्मक निबंधकार और लाक्षणिक निबंध ये लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? किस निबंधकार के निबंधकों को हिंदी का आदर्श कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक भी थे और एक निबंधकार भी थे। तो इनके निबंध को आदर्श निबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने आ जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि एक निबंध है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है? इस निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? तो काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में देखा जाता है। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में रहस्यवाद और रस मीमांसा दोनों निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक से मिलते हैं? ये आपको बताना है। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक के लिखे गए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं ये शुक्ल युग के नहीं हैं। बाकी गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी और वियोगी हरि ये सब शुक्ल युग के निबंध है। पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन माना जाता है? तो पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी का नाम सुने होंगे, उन्हीं के निबंधों का संकलन है पंचपात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है?
तो राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये बहुत ही चर्चित निबंध है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये रचा गया निबंध है, गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल के 3 निबंध चिंतामणि भाग 1, भाग 2, रस मीमांसा, कुबेरनाथ राय की ललित निबंध और त्रिशंकु विद्यानिवास श्रीनाथ का निबंध संकलन है। तो ये डी जो विकल्प है यही गलत हो जाता है, तो हमको असत्य का ही चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशंकु विद्यानिवास का नहीं बल्कि अज्ञेय का निबंध है, इसलिए गलत है। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं के लेखक का नाम बताना आप सबको। तो मेरी असफलताएं के लेखक हैं बाबू गुलाब राव, गुलाब राव मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के निबंध संकलन का क्या नाम है? तो अभी आप सबके सामने आया था त्रिशंकु, तो त्रिशंकु के लेखक हैं अज्ञेय। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य राम नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार प्रवाह नहीं है। बाकी आधुनिक साहित्य और नया साहित्य नए प्रश्न ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पता, ये तीनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की किस प्रकार की भाषा है? भाषा बताना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इनका राइट आंसर है संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न है, इसमें से शांत प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन है? ये बताना है। तो संचारणी, धरातल, साकल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इनका सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का अर्धनारीश्वर है निबंध संग्रह। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? ये बताना है। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है ये। अगला प्रश्न है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? ये बताना है। तो विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है, ये अभी ऊपर ही देखे हैं। अर्धनारीश्वर दिनकर का निबंध संग्रह अभी एक प्रश्न पहले देखे हैं। त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध है, अभी पहले ही बताया गया है। तो ये तीनों सही हैं। फिर विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है, यही गलत है। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य का ही चयन करना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध का संकलन करना है, यानी बताना है आपको कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध कौन सा है। तो संस्कृत और साहित्य, संस्कृत और साहित्य डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध है। अगला है, सूची का मिलान करना। आप लोगों के सामने सूची दी हुई है कि सूची निबंधकार दिए हुए हैं और ये निबंध का संकलन दिया हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का रचना क्या है? तो ये रचना है साहित्य सीकर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो दिल्ली दरबार। हरिशंकर परसाई, हरिश्चंद्र लिखा हुआ हरिशंकर परसाई होना चाहिए। विकलांग श्रद्धा का दौर और विद्या श्रीनिवास दास तुम चंदन हम पानी। तो इस तरह से मिल गया, यानी पहले का बी, तो पहले का बी यहाँ भी है, यहाँ भी है। और दूसरे का सी कहाँ है? तो दूसरे का सी यहाँ है, यहाँ, लेकिन पहले का बी ये मिला, तो इसलिए हिसाब से हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, चिद विलास किसके निबंधों का संकलन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। चिद विलास किसके निबंध संकलन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद का है। अगला प्रश्न है 50वां, इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। असत्य शब्द का चयन करना है। तो आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, ये बिल्कुल सही है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन, ये भी सही है। तो हमें असत्य बताना है, तो फिलहाल असत्य है मंथन इला चंद्र जोशी का निबंध है, यही गलत है, ये असत्य है और असत्य का ही चयन करना है हमें। 51 नंबर का प्रश्न है अपभ्रंश का मुख्य छंद है। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। अपभ्रंश में इसे दोहा कहा जाता है, इसलिए दोहा सही हो जाएगा। आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा में क्या बोला जाता है? आगरा मथुरा पास पास है, तो ब्रज भाषा बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है परमात्मम प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है योगींद्र। योगींद्र है परमात्म प्रकाश के रचनाकार। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा जानते हैं आप सब पहेलियाँ बुझाई जाती हैं। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है उसको छांटना है। तो शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। एक या अनेक वर्णों के क्रमानुसार आवृत्ति होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति होती है, तो ये अनुप्रास अलंकार में नहीं होता है, तो यही गलत है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, तो ये तीनों अनुप्रास अलंकार में होते हैं, जबकि ये अनुप्रास अलंकार में नहीं होते हैं, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। तो वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति बार बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यानी जो बोलता है, जो लिखता है वो उत्तम पुरुष होता है, और जो सामने वाला सुनता है या पढ़ता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है, और जिसके विषय में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ श्रोता की बात हो रही है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है ये। अगला प्रश्न है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। देखिए ये क्रिया क्या है? तो सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं, जिसमें क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है वो सकर्मक कहलाता है। तो इसमें कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द का छांटना है। तो अनधिकृत ये शुद्ध शब्द है, बाकी सब लोग अशुद्ध हैं, यानी अनधिकृत यही सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है इनमें से गलत वर्तनी का चयन करना, यानी गलत कौन है ये बताना है। तो ज्योत्सना सही है, अनुग्रहित सही है, अननिरस सही है, लेकिन अधीन जो होता है वो नहीं होता है, अधीन होता है, ये सही है। छोटा आ रहेगा ना कि बड़ा आ। निम्नलिखित में संचारी भाव नहीं है, तो संचारी भाव क्या नहीं है यही बताना है। तो भक्ति जो है वो संचारी भाव नहीं है। अगला है धीरे धीरे में कौन सा समास है ये बताना है। तो धीरे धीरे में आपका समास है अव्ययी भाव। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है धीरे धीरे में। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करना है पुष्पांजलि का। तो पुष्पांजलि का संधि विच्छेद आप सबके सामने आ जाता है पुष्प धन अंजलि। पुष्प धन अंजलि बराबर पुष्पांजलि, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, ये कौन सा संधि है? तो ये छोटा आ बड़ा आ या बड़ा आ छोटा आ मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अगला प्रश्न है द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ जोड़कर प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 4 विकल्प है, लेकिन गौड़ कर्म पद के साथ किया जाता है।
क्या किया जाता है, गौड़ कर्म पद के साथ किया जाता है। ये निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा है, यानी तत्सम शब्द आपको बताना है। तो अग्नि तत्सम शब्द है। अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है। आंसू का तत्सम रूप बताना है। आंसू का अश्रु होता है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। आंसू का अश्रु होता है। अगला प्रश्न है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, तो ये जो वाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जब पानी बरसेगा तभी मेढक बोलेगा, तो क्रिया विशेषण की प्रधानता है और उपवाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, अहि माने सांप होता है, तो सिंदूर जो है, सिंदूर ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है, और सब कुछ उरंग पवनाश और सरीसृप ये सर्प का पर्यायवाची है। मुल्ला वजही की रचना है। मुल्ला वजही की रचना क्या है, यही बताना है कि मुल्ला वजही किसकी रचना है। तो मुल्ला वजही जो ये रचना है कुतुब मुस्तरी की ये रचना है। किसका रचना है, कुतुब मुस्तरी की ये रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मुस्तरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरापा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरापा का संबंध क्या है, सिद्ध साहित्य से है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, तो सूरदास, कुंभनदास, नंददास ये सब अष्टछाप के कवि हैं, जबकि सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बल्कि कृष्णधारा के कवि माने जाते हैं, अष्टछाप के नहीं। तो सुंदरदास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओघ का पर्यायवाची है। ओघ माने होता है ज्यादा, यानी ढेर, तो ओघ किसका पर्यायवाची है, ढेर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। सही कथन आपको बताना है। तो यहाँ 4 प्रश्न विकल्प दिए हुए हैं। उल्ला मात्रिक छंद है, उल्लाला वर्णिक छंद है, उल्लाला संगीतात्मक छंद है, और उल्लाला कोई छंद नहीं है। तो उल्लाला जो है सम अर्ध मात्रिक छंद है, लेकिन यहाँ मात्रिक छंद दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, उल्लाला मात्रिक छंद है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है ये बताना है। तो आप सबके सामने ये विकल्प नंबर सही हो जाएगा दूसरा, क्योंकि मात्राएं 2 प्रकार की ही होती हैं। तो मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक दीर्घ और एक ह्रस्व। तो आप सबके सामने ये पैराग्राफ आ जाता है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपके सामने प्रश्न दिया जाएगा, उसको आप सबको उत्तर देना है। तो ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं और इसी के माध्यम से यहाँ आप उत्तर पूछा जाएगा, उत्तर आप बता सकते हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश में शीर्षक क्या है ये बताना है। तो शीर्षक आप लोग यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचनाएं की हैं। तो अब विकल्प के माध्यम से आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी यहाँ मिल रहा विकल्प में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली कौन सी है। तो उपर्युक्त गद्यांश में जो राम कुमार की शैली है, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है आलोचनात्मक। तो इनकी शैली आलोचनात्मक होती है, ऊपर लिखा भी गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक। राम कुमार वर्मा एकांकियों का मूल स्वर क्या है, तो यहाँ आपके सामने आ जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं मूल स्वर आदर्शवादी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मूल स्वर है राम कुमार वर्मा के, वो किस प्रकार के हैं, आदर्शवादी हैं। तो जो पैराग्राफ होता है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो एकदम सिंपल है, उसी में सब कुछ मिल जाता है। अगला प्रश्न है, रंगमंचयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी हैं। तो वर्मा जी के एकांकी सफल हैं। वर्मा जी के एकांकी क्या है, सफल है। अगला प्रश्न है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है, तो शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्याओं का चित्रण किया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने है। मात्रा स्वर को जो कहते हैं समरूप ग्रेफीम कहते हैं। समरूप ग्रेफीम कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो ये क्या है? स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है चक्र प्राणी दर्शनार्थ पद में कौन सा मान्य समास है, ये बताना है। तो चक्र प्राणी में ये कौन सा समास होता है? दर्शनार्थ ना हो तो बहुब्रीहि हो जाएगा, लेकिन अगर जो दर्शनार्थ लगा है तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्यपर्ण शब्द में उपसर्ग बताना है। तो प्रतिधन अर्पण होता है, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ प्रति राइट आंसर हो गया। सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो सुधन शिक्षित बराबर शिक्षित, तो ये हो जाएगा सु। यहाँ कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया? सुशिक्षित में सु का। अगला है रस निरूपण के प्रथम कवि व्याख्याता माने जाते हैं। प्रथम रूप से व्याख्या किसने किया था? तो भरत मुनि ने किया था। अगला है आरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है। आरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है, आप सबको बताना है। तो आरण्य चंद्रिका जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है ना समझने वाला, अर्थात निष्प्रयोजन पदार्थ। निष्प्रयोजन पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्प्रयोजन पदार्थ। अगला है इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? यानी उच्च का समानार्थी बताना है। तो ज्येष्ठ, ऊठा और बड़ा है, लेकिन समानार्थी नहीं बताना है, तो ये हो जाएगा टीला। अमर शब्द का विलोम बताना है। तो अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य। अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य। अगला प्रश्न है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित में पहचानिए। तो जो प्रतिदिन है वो अपव्यय है। क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन अव्यय है। तद्भव शब्द है। तद्भव क्या है? अंधेरा तद्भव है। तद्भव अंधेरा है। अगला है लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिख धन आवट बराबर लिखावट, अर्थात आवट यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। और निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। तो वह रोटी है स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई जाती है, वह कौन है? उन लोगों से आज खेला नहीं जाता है। तो इसमें भाव झलक रहा है, तो इसका राइट आंसर है भाववाच्य, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये बताना है। तो पत्र आप सबका पुल्लिंग है। पत्र क्या है? पुल्लिंग है। वचन बदलना है। लड़कियां, लड़कियां का एक वचन बताना है। तो लड़कियों का एक वचन होता है लड़की। एक वचन में क्या प्रयोग किया जाता है? लड़की प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो भयभीत और निर्भीक और भीरू जो है ये सब विशेषण है, जबकि भाव ये विशेषण नहीं है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो ये सामान्य भूतकाल का प्रयोग है। सामान्य भूतकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो अनेकार्थी शब्द जो नाग है इसका अनेकार्थी शब्द हाथी भी होता है। तो हाथी आप सबको जानने रखना है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात घर में बैठकर बेकार बैठना। घर में बेकार बैठना मतलब अंडे सेना है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है। अगला और आखिरी प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन करना है। संन्यास, सौजन्यता, पुष्पास्पद और पाती, ये 100वां प्रश्न है। तो शुद्ध शब्द आपके सामने आ जाता है पुष्पाद, यानी विकल्प नंबर सी सही है।
तो ये 100 प्रश्न हिंदी के भी हमारे द्वारा आज देखा गया। तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और पूरे 100 प्रश्न हिंदी के कराए गए। तो पूरे 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। उन लोगों के पास पहुंचा दीजिए जिनको ये जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।